Hello everyone, welcome to another lecture of कंपनी लॉ और कॉर्पोरेट लॉ। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। दो टाइप थे। फर्स्ट था मेंबर्स के थ्रू किया जाने वाला वॉलेंटरी वाइंडिंग अप और सेकंड था क्रेडिटर्स के थ्रू किए जाने वाला वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। फर्स्ट केस जो मेंबर्स वाला था वो हम कर चुके हैं, यानी कि कंपनी के सदस्य जब अपनी इच्छा से किसी कंपनी का समापन करना चाहते हैं और उससे संबंधित क्या क्या प्रावधान हैं, हमने वो पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी के लेनदारों द्वारा कंपनी का समापन जब किया जाएगा तो उससे संबंधित क्या क्या प्रावधान हैं, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, अब हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आपने अगर वो लेक्चर्स अच्छे से लर्न कर लिया है तो उसमें हमने एक बात की थी, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। तो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी क्या था? कंपनी के समापन की घोषणा करना। अब हमने जो वॉलेंटरी वाइंडिंग अप किया है इसमें हमने मेंबर वाले में पढ़ा था कि जब भी कंपनी के सदस्य अपनी मर्ज़ी से किसी कंपनी का समापन करना चाहते हैं तो वो अपनी शोधन क्षमता की घोषणा करेंगे, उसी को हमने कहा था डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। अब कंपनी के पास ऑप्शन है कि या तो कंपनी डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी को डिक्लेयर कर देती है, घोषणा कर देती है, तो उस घोषणा के साथ साथ कंपनी की एसेट्स को बेच के कंपनी के सारे डेब्ट्स को फुली पे भी कर दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट में हम इसका रिवर्स बात करेंगे। अगर किसी कंपनी के, हम सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्रेडिटर्स की बात कर रहे हैं, तो अब हम वो वाले सारे प्रोविजंस पढ़ेंगे जो हमारे क्रेडिटर्स से रिलेटेड हैं। अब हम कहेंगे जब किसी कंपनी ने अपनी शोधन क्षमता की घोषणा नहीं की है, ठीक है, या कोई कंपनी अपना ऐच्छिक समापन करना चाहती है लेकिन उसने घोषणा तो नहीं की। घोषणा ना करने का मतलब, फर्स्ट पॉइंट तो आप ये कहेंगे कि कंपनी ने डिक्लेयर ही नहीं किया कि वो सॉल्वेंट है, उसके पास शोधन क्षमता है। सेकंड पॉइंट, दूसरा, उन्होंने अगर डिक्लेयर कर भी दिया, रजिस्ट्रार के पास अपना डिक्लेरेशन सबमिट करा दिया, लेकिन उन्होंने अपने सारे डेब्ट्स को पे नहीं किया, या उनके पास इतनी एबिलिटी ही नहीं है, उनके पास इतनी एसेट्स नहीं है कि वो बेच के सभी क्रेडिटर्स के लोन को या उनके डेब्ट्स को बराबर कर सके, तो इस केस में जब कंपनी या तो अपनी डिक्लेरेशन नहीं करती या अपने डेब्ट्स को फुली पे नहीं करती, तो उस कंडीशन में कंपनी के क्रेडिटर्स, कंपनी के लेनदार कंपनी के समापन की घोषणा करवाते हैं, वो कंपनी के ऐच्छिक समापन के लिए इच्छुक होते हैं। यहाँ पे इसका हमने मतलब पढ़ा कि जब कंपनी के क्रेडिटर की मर्ज़ी से कंपनी का वाउंड अप किया जाता है तो उसको हम कहेंगे कि ये है सदस्यों द्वारा किया जाने वाला ऐच्छिक समापन। अब बच्चे हम पढ़ेंगे इसके लिए क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एप्लीकेबल इन क्रेडिटर्स वॉलेंटरी वाइंडिंग अप, यानी कि जब भी कंपनी के सदस्यों द्वारा कंपनी का समापन किया जाएगा तो उसमें कौन कौन से रूल्स अप्लाई होंगे, किस तरह से हमने करना है, अब हम उनको वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो अब हम रूल्स की बात करते हैं। सबसे पहला प्रोविज़न हमारे पास क्या है? मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स, यानी कि जब भी कंपनी के लेनदार कंपनी को बंद कराना चाहते हैं, अपनी मर्जी से वॉलेंटरी वाइंडिंग अप करना चाहते हैं, तो सबसे पहला रूल हमारे पास जो आएगा दैट इज़ मीटिंग ऑफ मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स। जब भी कोई कंपनी सदस्यों द्वारा कंपनी का समापन करना चाहती है, इस केस में कंपनी जिस दिन अपने समापन का प्रस्ताव पास करने वाली है, आई रिपीट, जिस दिन कोई कंपनी अपनी मर्जी से वॉलेंटरी वाइंडिंग अप के लिए रेजोल्यूशन पास करेगी, उसी दिन कंपनी अपनी जनरल मीटिंग को भी कॉल करेगी। और उस जनरल मीटिंग के साथ साथ आपको क्या करना है, यानी कंपनी की मीटिंग तो आप बुलाएंगे, साथ में कंपनी के क्रेडिटर्स की मीटिंग भी उसी दिन बुलाई जाएगी या फिर अगले दिन बुला ली जाएगी। इसके लिए कंपनी सभी क्रेडिटर्स को नोटिस देगी कि कंपनी की मीटिंग के साथ साथ कंपनी के क्रेडिटर्स की भी मीटिंग है। इसका मतलब ये होगा कि कंपनी की क्रेडिटर्स की मीटिंग कराने के लिए कंपनी को रजिस्ट्रार के पास तो आपको इन्फॉर्म करना ही करना है, तो साथ में ऑफिशियल गजट में भी इसको एडवर्टाइज़ कराना है, और जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उस ज़िले के कम से कम 2 न्यूज़पेपर में भी ये एडवर्टीज़मेंट आपको देनी है कि कंपनी के वाइंड अप के लिए कंपनी के क्रेडिटर्स की मीटिंग कराई जा रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि कंपनी के जब वॉलेंटरी वाइंडिंग अप की बात हो रही है तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के संचालक मंडल
कंपनी की फुल स्टेटमेंट शो करेंगे, कंपनी की पोजीशन क्या है, कंपनी के पास एसेट्स, लायबिलिटीज़, कॉन्ट्रीब्यूटरीज, ये सब कुछ कितने कितने एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब कंपनी की पोजीशन का फुल स्टेटमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस मीटिंग में प्रेजेंट करेंगे। अपने क्रेडिटर्स की लिस्ट भी करेंगे और उनका अमाउंट कितना ड्यू है, कंपनी ने कितना उनको पे करना है, ये सारी स्टेटमेंट उस मीटिंग में डिस्कस की जाएगी। उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इन्हीं में से किसी एक डायरेक्टर को उस मीटिंग का अध्यक्ष बनने के लिए भी नियुक्त किया जाएगा। यानी कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्हीं में से कोई एक डायरेक्टर उस सभा की अध्यक्षता भी करेगा। उसके बाद जो डायरेक्टर हमने इस तरह से अपॉइंट किया है, वो कंपनी की उस मीटिंग को, जो कि कंपनी के समापन से संबंधित है, उसको अटेंड करेगा और वहाँ पे उसकी अध्यक्षता करने का उसका कर्तव्य है। अब बात आती है 2/3 इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी आर ऑफ द ओपिनियन। अगर कंपनी के 2/3 लेनदार ऐसा चाहते हैं कि कंपनी का ऐच्छिक समापन जब सदस्यों की मर्जी से किया जा रहा है, तो ऐसा करना अगर सभी पक्षकारों के हित में है तो ऐसे वॉलंटरी वाइंडिंग अप की परमिशन दे दी जाएगी। और ऐसा कंपनी के 2/3 यानी कि 2/3 क्रेडिटर्स की मर्जी से हुआ है और साथ में उन्होंने ये भी देखा है कि ऐसा करना कंपनी से रिलेटेड सभी पर्सन्स के लिए ओके है, जस्टिफाइड है, तो ही ऐसे वॉलंटरी वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे दिया जाएगा। सेकंड है, अगर कोई कंपनी वॉलंटरी वाइंडिंग अप के केस में अपने सारे ऋणों का भुगतान नहीं करने में समर्थ है, वो नहीं कर सकती, और कंपनी की मीटिंग में ये भी प्रस्ताव पास होता है, यानी कि कौन करेगा, क्रेडिटर्स कर रहे हैं क्योंकि ये तो क्रेडिटर वाली मीटिंग है, इसमें वो प्रस्ताव भी पास कर रहे हैं कि कंपनी के पास शोधन क्षमता नहीं है, इसीलिए कंपनी का समापन या कंपनी का वाइंड अप ट्रिब्यूनल के नियमों के अनुसार हो जाना चाहिए। तो इस केस में मीटिंग ख़त्म होने में, जब आपने मीटिंग में प्रस्ताव पास किया, तो उस प्रस्ताव पास करने के 14 दिन के अंदर अंदर यानी 14 डेज़ में आपको ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देनी है कि आप ट्रिब्यूनल के प्रावधानों के अनुसार कंपनी का समापन कराना चाहते हैं। जो भी आपने रेजोल्यूशन पास किया है क्रेडिटर्स की मीटिंग में, वो कंपनीज़ के रजिस्ट्रार को भी देना ज़रूरी है। जिस दिन आपने रेजोल्यूशन पास किया उसके 14 डेज़ के अंदर आप ट्रिब्यूनल को देंगे और उसके 10 डेज़ के अंदर आप रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म करेंगे। अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती, सेक्शन 306 के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करती, तो ये कंपनी के लिए पनिशेबल है, जिसके लिए कंपनी को कम से कम 50,000 रुपीज़ देने होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो कि 2 लाख हो सकते हैं। और कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स ऐसा करने में इन्वॉल्व हैं, जो भी डिफ़ॉल्टर डायरेक्टर्स हैं, उनको इम्प्रिजनमेंट होगी, यानी कि हम उनको जेल में भेज देंगे, जो कि 6 मंथ्स के लिए हो सकता है, और साथ में उनके ऊपर फ़ाइन भी इम्पोज किया जा सकता है, जो कि 50,000 रुपीज़ हो सकता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख का हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 307 कहता है कि आपका जो ऐच्छिक समापन आप कर रहे हो क्रेडिटर्स की मर्जी से, इसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट देनी है, आपको उसकी सूचना पब्लिकली देनी ज़रूरी है। अगर किसी कंपनी का वॉलंटरी वाइंडिंग अप क्रेडिटर्स के थ्रू हो रहा है, तो उसको किस दिन से माना जाएगा, जिस दिन ऐसा प्रस्ताव पास हुआ उसी दिन से कंपनी के समापन की प्रक्रिया की डेट मान ली जाएगी। उसके बाद कंपनी का जब वाइंड अप का ऑर्डर आ चुका है, तो इस केस में कंपनी अपने बिजनेस को नहीं करेगी, यानी कि और कंटिन्यू नहीं किया जाएगा कंपनी का बिजनेस, लेकिन उस केस में किया जाएगा जब कंपनी के समापन की क्रियाओं को अच्छे से करने के लिए कंपनी के बिजनेस का चलते रहना बेनिफिशियल हो सकता है, प्रॉफिटेबल हो सकता है। और जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाती, तब तक कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस, उसका कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस बना रहेगा और कंपनी के वो पावर्स भी एज इट इज़ बनी रहेंगी जब तक वो कंपनी वाइंड अप के प्रोसेस में है, और जैसे ही डिसोल्यूशन हो जाता है सारी पावर्स ख़त्म हो जाएंगी। सेकेंड पॉइंट वी हैव इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर, यानी कि कंपनी के समापक की नियुक्ति करना। कंपनी के क्रेडिटर्स और कंपनी, इनकी मीटिंग होगी। अभी हमने किया कि कंपनी की जनरल मीटिंग में हम सदस्यों के साथ साथ मेंबर्स को भी क्रेडिटर्स को भी बुलाएंगे, यानी लेनदार को भी बुलाएंगे। तो ये लेनदार और कंपनी से रिलेटेड उनके कॉन्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, उनके मेंबर्स हो सकते हैं, ये सभी व्यक्ति अपने द्वारा एक व्यक्ति को प्रस्तावित करेंगे कि आप इसको लिक्विडेटर अपॉइंट करना चाहते हो। तो यानी कि ये दोनों अपने अपने पर्सन्स देंगे कि क्रेडिटर्स कहेंगे कि हमारा ये पर्सन एज ए लिक्विडेटर अपॉइंट होना चाहिए, और कंपनी कहेगी कि हमारा ये पर्सन लिक्विडेटर अपॉइंट होना चाहिए। अब हम कहेंगे अगर ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं तो ईजिली उसको अपॉइंट कर सकते हैं, उसको कंपनी का लिक्विडेटर मान देंगे। लेकिन अगर क्रेडिटर्स का ही लिक्विडेटर है और कंपनी ने लिक्विडेटर को नॉमिनेट नहीं किया, कंपनी ने नहीं बताया, तो
तो जो क्रेडिटर्स ने दिया है उसी को आप कंपनी का लिक्विडेटर मान दोगे। लेकिन अगर क्रेडिटर्स ने नहीं दिया, सिर्फ कंपनी ने दिया है, तो भी उस व्यक्ति को ही कंपनी का लिक्विडेटर मान लिया जाएगा। अब आपने अगर किसी व्यक्ति को, किसी मेंबर को नॉमिनेट किया है तो उसके 7 डेज़ के अंदर अंदर उसको नॉमिनेट करने का एप्लीकेशन आपको ट्रिब्यूनल को देना है कि अगर मतलब जो ऑफिशियल लिक्विडेटर, जो कंपनी का लिक्विडेटर क्रेडिटर्स अगर अपॉइंट कर रहे हैं और अगर किसी दूसरे क्रेडिटर को, किसी कॉन्ट्रीब्यूटरी को, किसी भी अदर पर्सन को कोई प्रॉब्लम है, तो वो ट्रिब्यूनल को 7 डेज़ के अंदर अंदर अपना इशू क्रिएट कर सकता है, वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि वो इस पर्सन को कंपनी का लिक्विडेटर नहीं बनाना चाहता। उसके बाद या तो क्रेडिटर्स अपॉइंट करेंगे, अगर वो नॉमिनेट नहीं कर रहे तो कंपनी नॉमिनेट करेगी। जैसी भी कंडीशन हो उस व्यक्ति को कंपनी का लिक्विडेटर फिर मान लिया जाएगा। उसके बाद अगर लिक्विडेटर की कोई वैकेंसी है तो कंपनी की साधारण सभा में उसे भी फिल कर दिया जाएगा धारा 310 के अकॉर्डिंग। उसके बाद कंपनी का लिक्विडेटर क्रेडिटर के वॉलंटरी वाइंडिंग अप के केस में ट्रिब्यूनल उस व्यक्ति को, जो कि हमने कंपनी का लिक्विडेटर अपॉइंट किया है, उसे मेंबर्स के वॉलंटरी वाइंडिंग अप की तरह किसी भी समय ट्रिब्यूनल उसकी पोस्ट से हटा सकता है। हमने अपॉइंट किया था, उसके बाद उसको हटाने का भी प्रोविज़न है। उसके बाद जो कि सेक्शन 311 था, सेक्शन 312 क्या कहता है कि कंपनी जिस दिन भी कोई लिक्विडेटर अपॉइंट कर देगी उसका एक नोटिस रजिस्ट्रार को उसके अपॉइंटमेंट के 10 दिन के अंदर अंदर देना ज़रूरी है कि किसी कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए इस व्यक्ति को लिक्विडेटर अपॉइंट किया जा चुका है। थर्ड पॉइंट वी हैव इज़ कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन। बच्चे ये हमने पहले भी पढ़ा है, कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन। कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब है कि क्रेडिटर्स अगर चाहे तो कंपनी के वाइंड अप से संबंधित क्रियाओं को अच्छे से कराने के लिए, लिक्विडेटर की हेल्प करने के लिए किसी कमेटी को अपॉइंट कर सकते हैं। उसे निरीक्षक समिति हम कहेंगे, इंस्पेक्शन कमेटी। इस इंस्पेक्शन कमेटी के मेंबर्स, इसके सदस्य समापक को यानी लिक्विडेटर को उसके फंक्शंस ईजिली परफॉर्म करने में उसकी हेल्प करेंगे। अगर किसी कंपनी में कमेटी है तो वो, अगर कमेटी नहीं है तो डायरेक्टली क्रेडिटर्स कंपनी के लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, उसका पारिश्रमिक निश्चित करेंगे। और अगर ऐसा नहीं करते, वो लोग असमर्थ हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स रेम्यूनरेशन फाइनल नहीं करे, तो यहाँ पे कौन करेगा? ट्रिब्यूनल। उसके बाद जैसे किसी कंपनी का लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जो शक्तियाँ थी वो समाप्त हो जाती हैं। उसके बाद वाइंड अप के लिए लिक्विडेटर को जो प्रोसेस फॉलो करना है वो सारा सेम प्रोसेस वही है जो कि हमने मेंबर्स के वॉलंटरी वाइंडिंग अप के केस में किया था। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज मीटिंग ऑफ कंपनी एंड क्रेडिटर्स, यानी कि कंपनी की मीटिंग और कंपनी के लेनदारों की मीटिंग कराना। सेक्शन 316 है कंपनीज एक्ट 2013 का। ये कहता है कि कोई भी लिक्विडेटर जब कंपनी का वाइंड अप कर रहा है और वो वाइंड अप 1 साल से ज़्यादा चलता है तो वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट होते ही लिक्विडेटर को एक साधारण सभा बुलानी है कंपनी की और कंपनी के क्रेडिटर्स की, और हर साल यानी कि जब तक वो वाइंड अप का प्रोसेस ख़त्म नहीं होता, लिक्विडेटर को ऐसी मीटिंग बुलाना ज़रूरी है। जिस समय भी उसको ठीक लगे तभी उसको वो मीटिंग बुलानी है। और कब बुलानी है? जैसे कोई ईयर ख़त्म होता है तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर ईयर में वाइंडिंग अप के लिए क्या क्या काम किया इसकी रिपोर्ट देने के लिए लिक्विडेटर को जनरल मीटिंग को कॉल करना ज़रूरी है। इस मीटिंग में वो क्या बताएगा कि उसने क्या क्या काम किया, उसने वाइंडिंग अप के लिए कौन कौन सी डीलिंग्स की हैं, क्या क्या उसके एक्शंस थे उस साल में। साथ में वो ये भी बताएगा कि वाइंडिंग अप से रिलेटेड जो कुछ भी उसकी कार्रवाई थी उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में वो भर के मीटिंग में प्रेजेंट करेगा। लास्ट वी हैव इज फाइनल मीटिंग एंड डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, सेक्शन 318। अगर कंपनी के वाइंड अप से रिलेटेड सारे काम आपने कंप्लीट कर दिए हैं तो ऑफिशियल लिक्विडेटर एक अकाउंट प्रिपेयर करेगा। हमने बात की थी मिनट्स की, यानी कि लिक्विडेटर जो काम जैसे भी कर रहा है वो मिनट्स की फॉर्म में लिखता जाएगा कि उसने कंपनी के वाइंडिंग अप का काम कैसे कैसे किया है, कंपनी की एसेट्स को किस तरह से बेचा है, कंपनी के सारे डेब्ट्स को उसने किस तरह पे किया है। सारे काम कंप्लीट होने के बाद लिक्विडेटर एक फाइनल मीटिंग की कॉल करेगा। उस मीटिंग में कंपनी को और कंपनी के क्रेडिटर्स को बुलाया जाएगा, उनके सामने सारे अकाउंट्स रखे जाएंगे, सारी एक्सप्लेनेशंस जो कुछ भी उस मीटिंग में रिक्वायर्ड है उस कंपनी के वाइंड अप से रिलेटेड, कंपनी की मीटिंग के लिए कॉल करना, रिटर्न फाइल करना रजिस्ट्रार को, लिक्विडेटर की रिपोर्ट ट्रिब्यूनल को देना। ये सब सेम वैसे ही होगा जैसा कि हमने मेंबर्स वाले केस में किया था। अगर किसी कंपनी का लिक्विडेटर कंपनी की जनरल मीटिंग कॉल नहीं करता, यानी कि फाइनल मीटिंग कॉल नहीं करता या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता, तो इस केस में उस लिक्विडेटर को पनिशेबल माना जाएगा, जो कि उसके ऊपर फाइन इम्पोज किया जाएगा। दैट वुड बी ₹1 लाख।
बच्चे इसके बाद एक डिफरेंस आता है आपके पास वॉलेंटरी वाइंडिंग अप जो मेंबर्स का था और क्रेडिटर्स का था, इनका डिफरेंस जो हमने पॉइंट्स